आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकैप देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या कुछ सीखा था। बिल्कुल हमने फंडामेंटल्स के बारे में देखा था। फंडामेंटल्स का ये कोर्स रहेगा हमारे पास। हमने जाना था कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज़ करते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री देखी थी, और हमने एक बेसिक आइडिया लिया था कि पाइथन का कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक साथ कैसे काम करते हैं। आईडीई के हमने आपको 2 लिंक्स दिए थे, तो जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल दोनों आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा डाउनलोड करेंगे। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इन लिंक्स को खोल के देखते हैं एक बार। python.org पे अगर आप डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको EXEs मिल जाएंगी अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन अवेलेबल है। अगर आप एक छोटा सा मिनिमल एडिटर चाहते हैं जो कि चलाने में आसान हो, तो आप पाइथन वाला IDE यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करूँ तो ये सिर्फ अराउंड 24 MB का है मेरे पास। जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको जिसका लिंक दिया था वो था स्पाइडर IDE, जो मैं प्रेफर करता हूँ वैसे। अगर आप स्पाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि पाइथन होने के साथ साथ इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा टूल्स हैं। जैसे कि अगर आप डाटा बेस्ड कुछ काम कर रहे हैं, तो जैसे ये साइड में आप ग्राफ्स देख रहे हैं, ग्राफ्स और पाई चार्ट ये हमारे लिए प्लॉट कर देता है। तो डेटा एनालिटिक्स वाले ये कुछ फीचर्स आपको जो सिंपल 25 MB वाला python.org पे IDE था उसमें नहीं मिलेंगे। और भी कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। ये तो आप ग्राफ वगैरह का ही देख रहे हैं। जैसे रिपोर्ट्स का कुछ ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास स्पाइडर में। तो साइज़ में इसका अराउंड 650 MB का हमारा सेटअप होता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा IDE यूज़ करना चाहते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे आज पाइथन 3.74 वाले इंस्टॉलर से। इसको मैंने यहाँ डाउनलोडिंग पर सेट कर दिया है। तो छोटे सेटअप से हमारा काफ़ी मिनिमल हो जाता है, डाउनलोडिंग वगैरह इजी रहती है। मेरे पास अभी एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम बाद के कोड्स हम एनाकोंडा में भी देखेंगे, तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा दोनों एडिटर्स में। लेकिन दोनों पाइथन रन करते हैं, तो जो कोड आइडियली में चल रहा है वो स्पाइडर में भी चलेगा। तो मैंने पाइथन का सेटअप इंस्टॉलेशन के लिए ओपन किया है। आप पाथ में ऐड कर सकते हैं पाइथन को, अगर आपने कमांड लाइन से जो हमारी CMD होता है विंडोज़ का उससे यूज़ करना है। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल होता है। ये लेटेस्ट हमारा पाइथन का वर्जन अभी 3.7 चल रहा है, जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा था। एनाकोंडा की जो डाउनलोड है वो हमारे पास यहाँ अराउंड 650 MB के करीब है। तो हमारा यहाँ पर सेटअप हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अभी मैं पाइथन को यहाँ से रन करना चाहूँ तो ये देखिए मैंने स्पाइडर भी डाल रखा है। अगर मैं ऑल प्रोग्राम्स में जाकर पाइथन 3.7 में जाऊँ तो IDLE जो इसका पाइथन शेल है, इसके अंदर मैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ। तो हम अपने पहले प्रोग्राम बनाने पे आएंगे थोड़ी देर में। पहले थोड़े से पाइथन के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पाइथन हम क्यों यूज़ करते हैं? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये कम्युनिटी में। काफ़ी सारे इसके थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हमारे पास रहते हैं, जैसे कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ओपन सोर्स रहती हैं हमारे पास। पूरी एक कम्युनिटी है जो पाइथन के ऊपर विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी सैलरी काम कर रही है। और ऐसे काफ़ी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जो सिर्फ पाइथन की टीम ने नहीं बनाए। फर्स्ट पार्टी इज लाइक कि कंपनी हमारी फर्स्ट पार्टी है। थर्ड पार्टी जो लोग python.org की टीम से रिलेटेड भी नहीं है, वो लोग भी पाइथन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अपना प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आप ओपन सोर्स एप्लीकेशंस पे काम करें। ऐसे काफ़ी लोग पाइथन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और काफ़ी कमाल के मॉड्यूल्स वो हमें बना के देते रहते हैं। जैसे पाइथन फ्री है, वो मॉड्यूल्स भी ज़्यादातर ओपन सोर्स और फ्री ही रहते हैं हमारे पास।
तो प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है पाइथन को। और इसके बाद एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट, तो इसकी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जो इंटरनली पाइथन के डेवलपर्स ने बनाई है और बाहर के डेवलपर्स ने बनाई है। तो लाइब्रेरीज इसके लिए इतनी ज़्यादा है, आप कोई भी टास्क ऑटोमेट करना चाहें, अगर आप वेब ब्राउज़र ऑटोमेशन करना चाहें वो भी आप पाइथन से कर सकते हैं। अगर आप कुछ फाइल्स डिलीट करना चाहते हैं किसी कंडीशन के साथ, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे पूरे कंप्यूटर में जितनी भी पावर पॉइंट वाली फाइल्स हैं वो मुझे डिलीट करनी है, तो उसके लिए आपके पास बेसिक लाइब्रेरीज हैं। मतलब छोटे से छोटा काम, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाएं और वो उसमें व्हीकल नंबर प्लेट से पढ़ ले, या फिर आप चाहते हैं कि वो चेहरे पहचाने आपके लिए, तो इतने कॉम्प्लेक्स कामों के लिए भी लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं पाइथन के लिए, और सिंपल कामों के लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। इवन गूगल जो है, गूगल के पास एक लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो नाम की। टेंसरफ्लो लाइब्रेरी हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है। तो मतलब गूगल जैसी बड़ी कंपनीज भी पाइथन को आगे डेवलप कर रही हैं, उसके लिए सपोर्ट लाइब्रेरीज बना रही हैं। तो टेंसरफ्लो एक काफ़ी पावरफुल मशीन लर्निंग के लिए एक लाइब्रेरी है। इसके बाद ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा, जो पाइथन का कोर है जो कि हमने अभी डाउनलोड किया, वो भी बिल्कुल ओपन सोर्स है। मान लीजिए आप पाइथन के कंपटीशन में एक नई लैंग्वेज बनाना चाहते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ओरिजिनल पाइथन में, और वो आप अपनी कंपनी के अंदर क्लोज रखना चाहते हैं उस चीज़ को, तो वो करना भी बिल्कुल लीगल है पाइथन के केस में। आप पाइथन का सोर्स लेके उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। इसके बाद लर्निंग ईज एंड सपोर्ट अवेलेबल इज लाइक, लर्निंग बहुत आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। सपोर्ट इज कि बहुत ज़्यादा इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लोगों ने दिए हैं, जैसे कि stackoverflow.com पे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है पाइथन सीखने में, या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं और आपको कोई एरर आ रहा है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस की है। तो अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च में अपना एरर कोड या एरर लिखेंगे तो आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा कि वो एरर क्यों आ रहा है। इसके बाद यूज़र फ्रेंडली डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। अगर मैं पुरानी लैंग्वेजेस की बात करूं, जैसे मैंने जावा से अपने कैरियर की शुरुआत की। जावा में काफ़ी डाटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते थे जो मुझे आज तक नहीं पता। काफ़ी ही एक अलग से लाइब्रेरी होती थी, कलेक्शंस होते थे जावा में, काफ़ी सारे कलेक्शंस एक जैसे होते थे, काफ़ियों के यूज़ हमें आज तक नहीं समझ में आए। तो जो डाटा स्ट्रक्चर्स दूसरी लैंग्वेजेस में होते थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते थे। पाइथन में काफ़ी लिमिटेड से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि लिस्ट है। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सबको काफ़ी पसंद है। जैसे कि आपको काफ़ी सारी एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ही काफ़ी सारी फाइल्स आपको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करनी है, तो एक सिंगल कमांड में आप एक लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जो पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उससे काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहते हैं हमारे पास पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर। इसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड, कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। तो मान लीजिए आप 4 लोगों की टीम है और चारों एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग मॉड्यूल्स बना सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मतलब एक ही प्रोग्राम के ऊपर आप काफ़ी सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद स्पीड, जो पाइथन की रनिंग स्पीड है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी फास्ट है कुछ पुरानी लैंग्वेजेस से। इस कॉमिक के बारे में बात करते हैं हम, जो आपको यहाँ काफ़ी देर से दिख रही होगी। एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन वेब कॉमिक है XKCD के नाम से। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर पूछ रहा है कि हाउ आर यू फ्लाइंग, और जो वो आदमी उड़ रहा है वो बोल रहा है पाइथन।
तो इट्स लाइक अ जोक कि पाइथन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप उससे उड़ भी सकते हैं। जो हमारा कैरेक्टर उड़ रहा है वो कह रहा है कि मैंने कल रात को ही पाइथन सीखी और सब कुछ इतना सिंपल है। हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आपको सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है, और डायनामिक टाइपिंग और स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो लोग पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इस कोर्स पे आए हैं वो इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे। अगर आपको नहीं आइडिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स इस कोर्स में सीखेंगे ही। तो जो ये है कि पाइथन में जो ये आदमी उड़ रहा है इसने सिर्फ इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी लिखा और प्रोग्राम को रन कर दिया और वो उड़ने लग गया। तो काफ़ी फेमस XKCD की कॉमिक्स होती हैं, ये काफ़ी साइंस से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसी कॉमिक्स ऐसी पोस्ट करते हैं। कम्युनिटी हमारी पाइथन की इतनी अच्छी है कि उन्होंने इस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया। जब पाइथन का वर्जन 3.0 लॉन्च हुआ तो उन्होंने इस जोक को पाइथन के अंदर ही डाल दिया। अभी अगर आप हमारी जो पाइथन का IDLE हमने डाउनलोड किया है उसमें आप अगर सच में इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी लिख के प्रोग्राम रन करेंगे तो वो आपको इस पेज पे लेके जाएगा जो ये ओरिजिनल कॉमिक है। मतलब उन्होंने लैंग्वेज के अंदर ही इस जोक को डाल दिया। मतलब इतनी अच्छी हमारी पाइथन की जो कम्युनिटी है। इसके बाद सबसे पहला हम अपना पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड का रहेगा। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मतलब ये एक स्टैंडर्ड है कि सबसे पहला प्रोग्राम जो आप सीखते हैं सिंटैक्स सीखने के लिए वही हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखते हैं वहाँ हमारी स्क्रीन पे। तो लेट्स गेट रेडी। 3, 2, 1। ब्लिंक मत करना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको ये एकदम से। तो सिर्फ एक लाइन में आप हेलो वर्ल्ड, अगर आप डायरेक्टली एक प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप पुरानी लैंग्वेजेस में ये सब चीज़ें देखें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सब करना। एक लाइन में ये चीज़ें नहीं होती थी, आपको एक क्लास बनानी पड़ती थी, फिर आपको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता था, फिर उसके अंदर प्रिंट किसी लाइब्रेरी के अंदर होता था तो हमें पूरी लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता था। तो चलिए एक बार हम पाइथन में ये चीज़ करके देखते हैं। हमने IDLE खोला था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। आपने कंप्यूटर से अब एक काम करवाया, आपने कंप्यूटर को प्रिंट करने को बोला और उसने प्रिंट कर दिया। तो ये सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बाकी लैंग्वेजेस से इसको कंपेयर करते हैं। जावा में आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्टैटिस्टिकली आपको बता रहा हूँ कि कितना लंबा प्रोसीजर होता था कुछ लैंग्वेजेस में। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते थे ये बताने के लिए भाई कौन सा कोड ब्लॉक किसके अंदर है। ये सब चीज़ें आपको पाइथन में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक मेन फंक्शन बनाया हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर उसके हमें एक आर्ग्यूमेंट्स पास कराने पड़ते थे। फिर हमें मेन को भी खोलना पड़ता था, फिर हमें वहाँ लिखना होता था कि सिस्टम क्लास के अंदर आउटपुट के अंदर एक प्रिंट लाइन नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड पास करना है। फिर हमें एक सेमीकोलन भी लगाना पड़ता था ये बताने के लिए कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद हमने मेन को क्लोज किया, फिर हमने जो ऊपर क्लास बनाई थी उसको क्लोज किया। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते थे छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने भी। जावा आजकल आपको सिर्फ लेजेसी सिस्टम्स में मिलेंगे। काफ़ी कम लोग ही आज भी जावा में नए सिस्टम्स बनाने का सोचते हैं। तो जो पहले से सिस्टम बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए जावा यूज़ होती है। तो जावा जल्द ही एग्जिस्टेंस से ख़त्म ही हो जाएगी हमारी। इसके बाद C++ में देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता था। हमें इंक्लूड करनी पड़ती थी एक IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम हमारी, जैसे यहाँ पे हमने system.out यहाँ पे बताया है वैसे ही IO स्ट्रीम हमें इंक्लूड करनी पड़ती थी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैकग्राउंड हो सकता है प्रोग्रामिंग से ना हो। ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है कि अगर आप इनमें से कोई लैंग्वेज सीख रहे होते तो आपको कितना ज़्यादा कोड लिखना पड़ता।
तो इसमें भी हमने एक नेम स्पेस बनाया, एक मेन बनाया, फिर एक सी आउट नाम का फंक्शन था जिससे प्रिंटिंग होती थी, फिर एक रिटर्न भी करना पड़ा। यहाँ भी सब चीज़ों के बाद आपको सेमीकोलन लगे दिख रहे हैं। तो पाइथन में ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती, ना हमें बेसिक चीज़ें जैसे कि प्रिंटिंग हो गई, या हर चीज़ के लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेन फंक्शन बनाना भी ज़रूरी नहीं है। आप सीधा अपना जो कमांड है वो दे सकते हैं, और आपको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टर्मिनेटर जो हमने सेमीकोलन लगाया ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लंबे रहते थे ये प्रोग्राम्स। अब ये हमारी सबसे पहली जो लैंग्वेज थी असेंबली, जो कि काफ़ी रूट लेवल पे काम करती थी, बाइनरी के ऊपर काम करती थी असेंबली। तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। इतनी सारी लाइंस लिखनी पड़ती थी, इतने सारे कोड्स याद करने पड़ते थे। तो कहने का मतलब ये कि प्रोग्रामिंग काफ़ी आगे निकल आई है। आपने वो फ्लो चार्ट देखा ही था। पाइथन को आए ही 30 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पाइथन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो अगर आप 1954 से देखें, अगर हम यहाँ सोचें कि 50 साल हमारे पास हो चुके हैं, तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने काफ़ी तरक्की की है। अगर आप ये असेंबली कोड देखें, फिर ये हमारा पाइथन कोड देखें, तो काफ़ी फ़र्क है। सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, बाकी भी बहुत चीज़ें। जब मैं प्रिंटिंग वर्ड बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि स्क्रीन पे हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं, या मैं प्रिंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो एक लाइन में पाइथन में आप ख़त्म कर सकते हैं, जो कि हमें पहले बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ों से करनी पड़ती थी। ये तो सिर्फ मैंने आपको हेलो वर्ल्ड का दिखाया है जो एक लाइन में हमारा ख़त्म हो जाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर ही नहीं सकते थे दूसरी लैंग्वेजेस में विदाउट कंसल्टिंग समवन। आपके पास मॉड्यूल्स नहीं थी, लाइब्रेरीज नहीं थी। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने जावा में आज तक कोई भी इंटरनेट ड्राइवन एप्लीकेशंस पे काम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है जावा वेब ड्राइवन प्रोजेक्ट्स के लिए। मान लो आपको स्क्रैपिंग करनी है, अमेज़न से प्राइजेस उठाने हैं, क्या चीज़ कितने की है, तो पाइथन में ये ऐसे ऐसे कोड्स आप 100 से 200 लाइन कोड के अंदर आप इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे जाएं, अमेज़न के प्राइस फील्ड से इस चीज़ का प्राइस उठा के सेव करा लें। प्रोग्रामिंग ने पाइथन काफ़ी रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज है हमारे लिए, जैसे कि मैंने आपको ये सारे बेनिफिट्स बताए। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। पाइथन में हम एक्चुअल कोड स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई हैं, पाइथन की एडवांटेजेस देखी हमने, और हेलो वर्ल्ड करके देखा हमने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि हम कैसे छोटी एप्लीकेशंस जो हमारे पास कंसोल में काम करती हैं वो हम लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।